हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। और हिंदी में कुछ ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें नहीं समझ आ रहा होगा। तो आज की नई कहानी साहित्य सागर में से हम पढ़ेंगे भीड़ में खोया आदमी। कहानी को ध्यान से सुनना है और फिर अपने आप भी पढ़ना है। इस कहानी में अ, उन्होंने जनसंख्या के वृद्धि और प्रदूषण के बारे में बताया है, और ये पढ़ते हुए हम अपने निबंध ऐसे भी उसके लिए भी पॉइंट्स तैयार कर सकते हैं। यही में से इसी में से बहुत सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। और इस कहानी को लीलाधर शर्मा पर्वतीय इन्होंने लिखा है, और इनका जन्म 1919 में हुआ था। और काफी इन्होंने हिंदी साहित्य में योगदान दिया है। और इनकी जो भाषा है एकदम सरल भाषा है, जो हर आदमी को समझ आ जाती है। और समस्याएं वो ऐसी लेते हैं कि जो हमारी ही जिंदगी से जुड़ी हुई है, जो हमें आसपास दिखाई देती है। पर हर कहानी एक संदेश देती है, तो ये कहानी भी हमें संदेश देगी कि जनसंख्या वृद्धि क्या नुकसान है, और पर्यावरण प्रदूषण। हाँ, स्टूडेंट लाइफ में तुम अपने पर्यावरण एनवायरनमेंट पे ध्यान दे सकते हो। तो हमें इस कहानी को ध्यान से पढ़ना है। और कहानी को इन्होंने बहुत ही जैसे निबंध लिखते हैं उसी तरह से लिखा हुआ है। पर जब वो कहानी लेखक अपने लाइफ की लिखते हैं, तो मैं मेरे वो शब्दों का प्रयोग होगा जहां मैं मेरे है, मतलब कि लेखक कहानीकार है, उन्होंने कहा है, उन्होंने बोला है, या उन्हीं के आसपास की ये घटनाएं। तो इस निबंध में जैसा मैंने बोला कि जनसंख्या और पर्यावरण प्रदूषण उसके बारे में है। एनवायरनमेंट जो आजकल ग्लोबल वार्मिंग, ये वो क्या रीजन है, वो इसमें बार बार दिखाई जाएंगे आपको। और लेखक हमें बार बार ये बोल रहा है कि अगर जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं लगाया गया, तो इस भीड़ में, मतलब हर तरफ भीड़ ही दिखाई देगी, और हम भी उसी में खो जाएंगे। और समस्याएं इतनी ज्यादा होंगी, इतनी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी कि हमें खाने पीने की भी मुश्किल हो सकती है। और इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे लेखक के मित्र हैं, उनके बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं, तो उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पर ध्यान रखना, जब भी समस्या या बच्चे उनके कितने हैं वो हमें देखना है। अभी जो पिछला एग्जाम था वो मैंने भी करेक्ट किया है, जो बोर्ड का। तो वहां पूछा था कि जो लेखक के मित्र हैं उनके कितने बच्चे थे। तो कहानी के अंत में मैं तुम्हें बताऊंगी, और तुम लोग काउंट करोगे, कहीं भी संख्या सीधे से नहीं दी हुई है। पर बोर्ड कई बार पूछता है, तो हमें इन चीजों पर भी ध्यान देना है। समस्याएं कौन कौन सी वो बताई जा रही हैं, कौन से स्टेशन पे गए लेखक, और कैसे स्टेशन से वो घर पहुंचे, घर का दृश्य कैसा था, ये सारी चीजें साथ साथ आप सुनते जाओ और याद भी रखना है। ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले है कि बाबू श्यामला कांत के अनियोजित परिवार। कि उनके परिवार बहुत बड़ा है, नियोजित नहीं है, मतलब एकदम लिमिटेड नहीं है। अ, उन्होंने कोई इसकी प्लानिंग नहीं है। कि हमें इस कहानी से पता चल जाएगा कि तब क्या दशा होती है। तो ये लेखक के मित्र हैं बाबू श्यामला कांत। ये करेक्टर, इस चरित्र के बारे में भी हमें देखो पहले ही लाइंस में मिल रहा है कि बहुत सीधे साधे हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं, और पर अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसके प्रति बहुत लापरवाह है। और लेखक बोलने की मुझसे भी उम्र में छोटे हैं, पर अपने घर में बच्चों की फौज खड़ी कर दी। फौज मतलब बहुत सारे बच्चे हैं। तो जो शायद लेखक हमें समझाना चाह रहे हैं, और उसके नुकसान भी बताएंगे हमें। कहते हैं कि पिछली जो इंसिडेंट जहां से उन्होंने शुरू किया है, कि पिछली गर्मियों में, समर में उन्हें लेखक को श्यामला कांत की लड़की की विवाह में जाने के लिए, उसकी मैरिज में जाने के लिए हरिद्वार जाना था। याद रखना कहाँ जाना था, हरिद्वार। और 15 दिन पहले उन्होंने रिजर्वेशन गया करवाने के लिए गए, पर वहां तो पहले ही लोगों की लाइन थी। अभी तो इस टाइम तो हम लोग क्या करते हैं, नेट से कर लेते हैं, लाइन में नहीं खड़े होते हैं। पर
बहुत पुरानी है, तो लोग पता है घंटों-घंटों लाइन में लगते थे, तब उनको टिकट मिलती थी। और यहाँ भी बोलते हैं कि टिकट नहीं मिली और जब बहुत सारी घंटों प्रतीक्षा मतलब बहुत वेट करने के बाद जब बारी आई तो जब वो उसका टर्न आया लेखक का तो पता चला कि गाड़ी में जगह ही नहीं, कि सारी सीट्स रिज़र्व हो चुकी हैं। अभी बोलते हैं कि जाना तो ज़रूरी था और इसलिए बिना रिज़र्वेशन के ही अनरिज़र्व्ड डब्बे में वो जा रहे हैं। और बोलते हैं कि अभी जब गाड़ी आई तो देखते हैं कि अंदर एक इंसान के भी घुसने की जगह नहीं। हमने भी देखा होगा ना कि जब अनरिज़र्व के लिए लाइनें लगी होती हैं और अंदर कैसे घुसते हैं, तो यहाँ लेखक भी ऐसी ही कंडीशन में ट्रेन पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर बोल रहे हैं कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि लोग धक्के दे रहे थे और चढ़ रहे थे। ये आम दृश्य अभी भी हमें दिखाई देते हैं और लेखक के पास सामान कम था और फिर भी कुली को जो स्टेशन पे रहते हैं उसने खिड़की से उनको धकेला। ये दृश्य आज भी आपको आस-पास कहीं भी स्टेशन पर चले जाओ तो इस दृश्य हमें ऐसे दिख ही जाएँगे। पर एक चीज़ और आप ध्यान रखना जब निबंध में अपनी रेल यात्रा का कभी आ जाता है, तो ऐसी चीज़ें हम उसमें लिख सकते हैं कि ट्रेन का वहाँ पे स्टेशन का क्या दृश्य था। और जो जिस पे लेखक ने लिखा है वो तो हमें पॉइंट्स मिलेंगे ही, तो साथ में एक निबंध के लिए हम तैयार हो रहे हैं। और अभी लेखक बता रहे हैं कि लक्सर में उन्हें गाड़ी बदलनी थी। मुझे कब हर जगह उन्होंने बोला है कि गाड़ी बदलनी थी और किसी तरह वो खिड़की से बाहर आते हैं। ट्रेन्स का ना अभी भी बदल चुका है। पहले जो अनरिज़र्व्ड डब्बे होते थे उसमें सिर्फ ग्लास लगा होता था और ग्लास खोल के खिड़की से भी लोग आ जा चले जाते थे जब ऐसे कंडीशन होती थी। पर अभी ऐसा नहीं है, अभी तो उन्होंने रॉड्स लगा दी हैं, कई कुछ बदल चुका है। और खिड़की से जब बाहर देखते हैं तो पूरी ट्रेन की जो छत है, उस पे भी यात्री बैठे हुए हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, वो बैठे हुए हैं। अभी भी कई बार हमें न्यूज़ में दिखने को मिलता है ना, कि ट्रेनों की छत पे बैठे होते हैं, फिर एक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो ये नुकसान भी होता है। तो फिर वो लेखक बोलता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि इतनी मुश्किल में अपनी जान की भी परवाह ना करते हुए ट्रेनों की छत पर बैठे हुए हैं और अ, जो रेलवे के लोग हैं, वो भी इस पे ध्यान नहीं देते कि ये क्या चल रहा है। तो आगे जब बढ़ते हैं तो बोल देखते हैं कि हरिद्वार स्टेशन पर श्यामला कांत जी का बड़ा लड़का, उनके अभी पहले बच्चा यहाँ पे पहुँचा है। लड़के का नाम है दीनानाथ। श्यामला कांत का बड़ा लड़का दीनानाथ उन्हें लेने आया है और उसे अपनी पढ़ाई पूरे किए हुए 2 साल हो चुके हैं। 2 इयर्स से वो खाली है, उसको नौकरी नहीं मिली है। सबसे पहला नुकसान यहाँ पे हो रहा है कि रोज़गार के साधन का में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही लोगों को। तो लेखक ने उससे पूछा भी हर जगह तो एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ऑफिस खुले हुए हैं, तो उसका क्या हुआ? कहता है कि पूरा दिन वहाँ खड़ा रहा। जब वहाँ पे नंबर आता है, तो बोलते हैं कि तुम्हारा नाम लिख तो लेते हैं, पर नौकरी मिलने की कोई उम्मीद मत रखना। क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ गई ना, आप भी देखते होंगे कि बहुत सारे बेरोज़गार हैं। कभी सरकार को बोला जाता है कि नौकरियाँ नहीं दे, पर कौन इतने लोगों को नौकरी कहाँ से मिलेगी? तो पहले से ही बहुत से लोग नाम वहाँ पे अपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में दे चुके होते हैं और लेखक फिर यहाँ उसको विचार आता है कि छोटे शहर का ये हाल है, तो बड़े शहरों में तो बेरोज़गार बहुत ज़्यादा होंगे जहाँ पे पहले से जनसंख्या ज़्यादा है। छोटे-छोटे शहरों में ही नौकरियाँ नहीं है लोगों को, तो बड़े शहरों में क्या हाल होगा? अभी इन्हीं विचारों के साथ जब लेखक अपने दोस्त के घर पहुँचता है, दोस्त कौन है? श्यामला का। तो वहाँ कि पहुँचते हैं तो देखते हैं कि छोटा-सा घर है और सामान भी एकदम भरा हुआ है और बच्चों की भीड़ देख के तो मेरा दम घुटने लगा मतलब एकदम से उसको आने लगे कि इतने लोग कैसे रह रहे हैं छोटे से घर में। तो वो पूछते हैं श्यामला बाबू से कि क्या तुम्हारे पास यही 2 कमरे हैं? तो अभी वो बोलते हैं कि क्या करूँ? 2 साल पहले इस शहर में आया था
कौन से शहर में? हरिद्वार, हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। तभी से कहते हैं कि मकान मैं ढूँढ रहा हूँ, 2 साल पहले आया था तब से मकान ही ढूँढ रहा हूँ, पर कहीं भी उनको मिल नहीं रहा है। और कहते हैं कि सारे शहर का चक्कर काट रहा हूँ, पर प्रॉब्लम क्या है ना कि चक्कर तो काट रहे हैं, मकान भी चाहिए उनको, पर इतने पैसे भी तो होने चाहिए ना, मकान होंगे भी तो। तो कहते हैं कि घूम-घूम के थक गया, तब ये मकान जिस मकान में अभी वो रह रहे हैं तो कहते चलो गली के अंदर मिला है, छत है कि रहने को जगह मिल गई है। और बताते हैं कि बहुत सारी कॉलोनीज़ बन गई हैं, शहर बहुत बढ़ गया है आगे से और वहाँ रहने को भी मुश्किल है। कहते बहुत सारे लोग यहाँ मकानों को ढूँढने के लिए इधर-उधर घूम रहे हैं, पर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जो मकान कम लग रहे हैं और जो खाने-पीने की चीज़ों की भी कमी आ रही है। क्योंकि लेखक ने मेन मुद्दा वही लिया हुआ है कि जनसंख्या ज़्यादा है, स्टेशन पे हाल था, टिकट नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली, दूसरी समस्या सामने दिखाई दे रही है और तभी वो क्या देखते हैं कि उनकी जो पत्नी श्यामला कांत जी की पत्नी आती है, उनके उसके हाथ में कुछ खाने-पीने का उनके लिए सामान लेके आती है। अभी देखो यहाँ पे एक तो उसका वो बेटा लेने आया था, अभी यहाँ उनके पीछे 3 छोटी लड़कियाँ 1 प्लस 3 4 हो गई और पल्ला पकड़े 2 छोटे लड़के। देखो कितने 3 तो 5 तो यही हो गए, 6 वो हो गया और जब वो लेखक ने उसकी तरफ देखा, तो एकदम कमज़ोर वो है लेडी, एकदम पीला-सा रंग है, बहुत वीक दिख रही है। तो होगी ना, खाने-पीने को नहीं, रहने को नहीं है, इतने बच्चे हैं, तो उसकी कंडीशन का हम हाल अपने आप समझ सकते हैं। समस्या और दिख सकती है कि नारी की दशा खराब है, जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो मैंने वो कहते कि लेखक जहाँ मैंने आया, वहाँ लेखक आया। तो लेखक ने कहा कि आप कब से आपकी तबीयत खराब चल रही है? कि डॉक्टर को दिखा के इलाज करवा लो। तो वो कहते थोड़ा-सा जैसे हँस के बोलती है कि क्या करूँ? कि इतना बड़ा परिवार है, कोई ना कोई तो बीमार रहता ही है। नेचुरली ना, अगर इतने लोग हैं, तो कोई ना कोई बीमार रहता है। कहते कि डॉक्टर को दिखाने गई थी, हॉस्पिटल गई थी और कहते अस्पतालों में भी, हॉस्पिटल्स में भी जनसंख्या, वहाँ भी बहुत सारे लोग हैं। और कहते जो पेशेंट हैं और उनके रिलेटिव्स हैं, वो डॉक्टरों के पास मतलब भीड़ है उधर। तो जो हर एक को मौका नहीं मिल पा रहा है, वह भी अच्छी तरह कहते किस-किस को देखे, कि इतने लोग अगर वहाँ होंगे तो वो भी क्या करेगा डॉक्टर। तो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि पूरा शहर ही हॉस्पिटल में आ गया। तो कहते समझ नहीं आता ऐसी भीड़ क्यों है? अभी भीड़ हमें तो समझ आ रही है तो उनको भी तो आ ही रही होगी ना, कि इतनी जनसंख्या इतनी अगर इनके घर में इतने बच्चे हैं, ऐसे ही बाकी लोगों के कितने होंगे? हाँ, जब का ये लेखक है तब से अभी तक अवेयरनेस आ चुकी है। तुम लोग भी 1 या 2 ही होंगे सबके घरों में। आजकल अ, जो पढ़े-लिखे लोग हैं, उनके मोस्टली 1 ही बच्चा है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे। तो अभी जनसंख्या पर वो समस्या अभी तक हल नहीं हुई है। आज भी ये समस्या हमारे सामने है। तो कहती है कि मेरी तो कहती तबीयत ढीली ही रहती है, मतलब तबीयत ठीक नहीं रहती। श्यामला कांत जी की पत्नी बोल रही है। तो उससे सो कहती है सोचा था कि कपड़े जो हैं, जो शादी के अभी यहाँ पे लेखक उसकी लड़की की शादी के लिए गया हुआ है ना, कहते कि टेलर से सिलवा लूँगी और बड़े लड़के को कहते दर्जी के पास भेजा भी, दर्जी मतलब टेलर। लेकिन वह जिस भी दुकान पर गया, जिस भी टेलर की दुकान पर गया, वहाँ पहले से ही कपड़ों के ढेर लगे हुए। समस्या यहाँ भी समस्या है कि इतने लोग हैं, कि टेलर भी किसके सिलेगा? और कहते कि अभी शादी के कपड़े तो ज़्यादा होंगे, तो कहते उसने भी अपनी मजबूरी बता दी कि भी नहीं हो पाएगा। और फिर कहते कि पहले तो जो कोई कस्टमर आता था, कोई ग्राहक आता था, वर्ड याद रखना ग्राहक, कस्टमर को बोला जाता है, तो उसे मतलब उसका वेलकम होते थे कि चलो ग्राहक आया, कस्टमर आया। तो पर अभी क्या है, अभी तो कस्टमर्स को
उनके आगे वो करनी पड़ती, रिक्वेस्ट करने होते, भाई चल दो या ये काम कर दो। और फिर भी कहते कि किसी का समय पर काम नहीं हो पाता है और ग्राहक बढ़ गए हैं, भीड़ भी उसी हिसाब से बढ़ेगी ना। दुकानें बेशक पहले से खुल गई ज्यादा, कि इतनी जनसंख्या में किसी ने दुकान खोली होगी, पर भीड़ ज्यादा होने के कारण वो भी काम पूरा नहीं कर पा रहे। हम एक से एक समस्याओं से यहाँ पे रूबरू हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कौन-कौन सी समस्या आ रही है, और आप भी अनजान नहीं हो ऐसी बातों से। मुझे पता है कि आज के जो स्टूडेंट हैं, वो इन समस्याओं को देखते हैं, समझते भी हैं। हाँ, प्रदूषण कम करने के लिए या उसके लिए हमें काम अभी से शुरू करना है। अभी एक और उसका आगमन है, एक कैरेक्टर का। तभी बाहर से दूसरे बेटे सुमंत का थका-हारा और एकदम टायर्ड वो आता है, तो माँ को बोलता है, "एक कप चाय बना दो।" और कहते हैं कि आज पूरा दिन राशन लेने के लिए, मतलब घर का खाना सामान लेने के लिए वो दुकान पे खड़ा था। कितने हो गए बच्चे? काउंट करते रहना साथ-साथ। पर कहते हैं कि भीड़ इतनी थी कि राशन लेने की इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि लोग अ, लाइन में लगे हुए थे, और फिर भी पूरा सामान कहता नहीं मिल पाया। समस्या खाने-पीने की कि ज़्यादा जनसंख्या के कारण। तो अभी लेखक ये सब दृश्य वहाँ बैठ के एक-एक घर में देख रहा है। तो वो सोचता है कि इस सब का कारण क्या है? रीज़न क्या है? ये मोहल्ले-मोहल्ले तो दुकानें हैं, हर जगह थोड़ी-थोड़ी दूरी पे दुकानें हैं, और मकान भी पहले से ज़्यादा बन गए हैं। देख रहे हैं ना कि शहरों की शहर बढ़ गए हैं। हम बोलते हैं कि शहर के बाहर तक अभी लोग रहने लगे हैं, और बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट के लिए भी साधन जुटे हैं, पर फिर भी सबको काम नहीं मिल रहा। रेलगाड़ियाँ और बसों के भी हम सुनते हैं ना कि ये नया रूट शुरू हुआ, ये बसों के अभी नया, अब चाहे जैसे शहर में हम रहते हैं, पर फिर भी सब जगह रश, भीड़ रहती है, और हर जगह हॉस्पिटल भी खुल रहे हैं, फिर भी लोगों को पूरी दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं। इसका रीज़न क्या है? लेखक बार-बार हमारे सामने ये क्वेश्चन उठा रहा है कि समस्या की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया जा रहा है कि ऐसी इसके रीज़न्स क्या है? हमें, और हर चीज़ दिखाई भी जा रही है कि जब जहाँ देखो भीड़ दिखाई दे रही है, भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। तो क्वेश्चन अभी लेखक हमसे कर रहा है कि क्या आदमी इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है? हम ही है ना ज़िम्मेदार भी तो, कि अगर ऐसी समस्याएँ खड़ी हो रही हैं तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? हम ही हैं। कहते घर में बच्चों की भीड़ है। यह भीड़ भले ही हमें अच्छी लगती हो, मतलब अपने बच्चे तो सबको अच्छे लगते हैं ना, वो उसको भीड़ नहीं बोलेंगे, पेरेंट्स नहीं बोलेंगे, पर देखा जाए तो क्राउड तो वो बाहर जाएगा तो क्राउड ही दिखे, भीड़ ही बोला जाएगा उनको। कहते हैं कि लेकिन जब तक बच्चों के पालन-पोषण की, उनको मतलब अपब्रिंगिंग के लिए, उनके रहने के लिए, उनके एजुकेशन के लिए पूरी अच्छी व्यवस्था ना हो, चाहे अच्छे अरेंजमेंट ना हो, तो यह जो भीड़ है वो हमारे दुखों का कारण बनती है, हमारे लिए मुश्किलें ही खड़ी करती है। अभी सोचिए कि अस्पताल में भीड़ क्यों है? क्यों है हॉस्पिटल में ज़्यादा? क्या यह भीड़ किसी को अच्छी लगेगी? अगर कोई बीमार होगा तो हमें पहले होगा ना कि हम ही देख ले डॉक्टर, हम आगे बढ़ जाएँ, पर भीड़ ही इतनी है, सबको यही लगेगा। तो कोई भी अपनी इच्छा से बीमार तो होना नहीं चाहता ना, और फिर बीमार भी क्यों होते हैं? कि जब हम गंदी जगह पे वहाँ का वातावरण साफ-सफाई नहीं है, तभी तो बीमारियाँ आती हैं। और यदि परिवार सीमित होंगे, छोटे परिवार होंगे, तो जलवायु भी अच्छी होगी, एनवायरनमेंट अच्छा होगा, एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, गंदगी नहीं होगी, और जो खाने-पीने के लिए भी हमें पूरा सम्मान मिलेगा, है ना? कहीं भी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी ना, सारे सामान होंगे, और अगर खाना-पीना अच्छा रहेगा, तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी ना। खुद ही सोच सकते हैं ना आप लोग भी कि अगर छोटा परिवार है, हम अपने आस-पास अपनी निगाह लगाओ कि जो हमारे घर पे सर्वेंट आएँगे या कोई दूसरे फैमिली जिनके बहुत बड़े परिवार हैं,
उनके घर में कैसे रहना-सहना होगा। और जो छोटे परिवार हैं, उनको देखो, उनके बच्चे देखो, आपको डिफरेंस वहाँ दिखाई देगा। बसों में, रेल में, सब जगह भीड़ है और जब इतनी भीड़ होगी, तो डिसिप्लिन कहाँ रह पाएगा बेटा? सब जगह वही होगा कि भीड़ इकट्ठी है, भागते हुए जाएँगे, भागते हुए आएँगे और जब भीड़ में खोया हुआ जो आदमी है, वो कुछ भी समझ नहीं पाएगा कि इसके कारण क्या है। कारण तो पता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या है ना? वो तो ऐसा है ही नहीं कि कोई नहीं जानता, पर हम दोष अपने पे लेके दूसरों पे डालते हैं कि क्यों सफाई नहीं हो रही, क्यों भीड़ है, क्यों ट्रेन भरी हुई है या हमें डॉक्टरों की सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो लेखक बोलते हैं कि मुझे अपने मित्र श्यामलाकांत को अब इस भीड़ का रहस्य बताने की ज़रूरत नहीं कि इसका रीज़न क्या है? क्यों भीड़ है? क्योंकि वे भी इस मुसीबत को खुद भी झेल रहे हैं। क्योंकि घर पे रहने को जो 2 कमरे हैं, अगर छोटा परिवार था तो उसमें रह सकता था। अभी काउंट करो बच्चे कितने? 8 बच्चे हैं उनके। काउंट किए होंगे आपने भी ना, है ना? 8 बच्चे हैं और वो सब इस मुसीबत को झेल रहे हैं। काम नहीं मिल रहा है, बीमारी है, रहने को जगह नहीं है और जो सुविधाएँ हैं वो कम उनको लग रही हैं। और ऐसा लगता है कि यदि समय रहते, अभी लेखक हमें एक मैसेज दे रहे हैं कि अगर समय रहते, अगर हम होश में नहीं आए, ये समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया और श्यामला कांत की तरह ही अगर परिवार बढ़ते ही गए, तो वह दिन दूर नहीं है जब हम स्वयं भी इसी भीड़ में खो जाएँगे कि कुछ भी हमारे लिए सुविधाएँ नहीं रहेंगी, नौकरियाँ नहीं रहेंगी और आज भी है ये समस्याएँ। बेशक परिवार अभी सीमित हो रहे हैं, पर जो जनसंख्या बढ़ चुकी है, उसके हिसाब से हमें सुविधाएँ नहीं मिलते। फिर हम दोष किसको देते हैं? घर पे नहीं मिले तो पेरेंट्स को बोलते हैं, पेरेंट्स सरकार को बोलते हैं। तो एक-दूसरे पे दोषारोपण दोष हम उसको हम ब्लेम करते रहते हैं। पर कहीं न कहीं तो हम भी दोषी हैं ना वहाँ पे। तो हमें इन समस्याओं को देखना है। शुरू में मैंने बताया था, एग्ज़ाम में पूछा गया था, यही पीछे कि श्यामला कांत के कितने बच्चे? और बच्चे लिख नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्होंने काउंट नहीं किए हुए थे, उनको याद नहीं थे। तो वहाँ पे सीधे भी 8 लिख सकते हैं, पर कई बच्चों ने सब गिनाए थे, तो उनको भी मार्क्स मिले थे। जब भी क्वेश्चन पेपर आता है तो ध्यान से और लेसन पढ़ते हैं, तो ध्यान से बच्चे काउंट किए, कौन से शहर में गए थे, लेखक का मित्र का क्या नाम है और उनके बच्चों के नाम भी आपको याद करने हैं। और ऐसा हो नहीं सकता कि आप याद नहीं रखेंगे। मुझे पक्का यकीन है कि याद रखेंगे और पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। हाँ, थोड़ा हैंडराइटिंग पे भी ध्यान देते रहना साथ-साथ क्योंकि जो आपका लिखा हुआ वो एग्ज़ामिनर को समझ आना चाहिए। समझते हैं तो एग्ज़ामिनर मार्क्स देते हैं। एज़ ए एग्ज़ामिनर ये मैं श्योरिटी देती हूँ, पर हमें लिखना सब कुछ पड़ेगा। तो पक्का लिखोगे और इन समस्याओं को जहाँ इसमें बताया हुआ है वो हम अपने निबंध में या कोई लेटर आता है, तो हम उसमें भी ये हम लिख सकते हैं। तो अच्छे से ध्यान से पढ़ो, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहो।